थोड़ा नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में बताइए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई मेरा 2-2.5 महीने से नो कांटेक्ट चल रहा है, बट एक्चुअली उनको पता नहीं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। फीलिंग्स देखती हूँ मैं, पास्ट की एनर्जीज़ देखती हूँ कि पास्ट में उनका कनेक्शन कैसा रहा है। साथ में टैरो के साथ बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ समझना, क्योंकि कुछ लोग बहुत हाँ। ज़्यादा डिल्यूशनरी होते हैं, वो एक होप लेके चल रहे होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि स्पेल करवा दो, ये करवा दो, मुझे बस चाहिए तो यही चाहिए, वो कॉन्टैक्ट कर ले। बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकैलिटी ऑफ लाइफ। आप उस चीज़ को अलग नहीं कर सकते टैरो कार्ड रीडिंग से। तो मैं दोनों का मिला-जुला सॉल्यूशन देती हूँ नॉर्मली। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि 2 साल से कॉन्टैक्ट नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, या कुछ लोगों के ऐसे केसेस भी होते हैं कि दूसरा पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो चुका होता है, फिर भी वो होप लगा के बैठे हुए होते हैं कि वो वहाँ तोड़कर शादी यहाँ आ जाए। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर डेस्टिनी है तो वैसे भी आएँगे, बट आप इतना डेस्परेट मत हो, अभी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। श्वेता, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और सोलमेट्स की आपके लिए क्या डेफिनेशन है? क्योंकि कुछ बच्चे आके डायरेक्टली मुझसे पूछे, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, आप बताओ ये होगा कि नहीं मेरे? तो आई एम लाइक कि बताया किसने कि ट्विन फ्लेम है? बताया किसने कि सोलमेट है? तो इस सिचुएशन में सबसे पहले मैं ऑनेस्टली जो मेरा तरीका है डील करने का वो ये है कि मैं सोलमेट, ट्विन फ्लेम और सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं जाती। मैं इस बेसिस पे जाती हूँ कि सामने वाला आज आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्या वो आपके लिए कंसर्न है? क्या वो आपके खराब सिचुएशंस में आपके लिए खड़ा था? या वो आपके लिए अभी रिस्पेक्टफुल है? अगर वो टॉक्सिक है तो वो है। जनरल रीडिंग्स करते हैं टैरो में, और ये बहुत आजकल कॉमन हो रहा है कि आप मास रीडिंग्स कर रहे हैं कि जो भी इस रील को देख रहा है, ये रीडिंग उसके लिए है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जनरल रीडिंग करते हैं तो आप डिवाइन से ही मांगते हैं कि जितने लोगों तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो किसी तरीके से उनको हेल्प करें। ट्रूली स्पीकिंग मेरा जो तरीका है, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे वर्क करती हूँ, मैं कभी भी कोई प्लान स्क्रिप्ट नहीं रखती हूँ। जैसे मैं अभी एक्सटेम्पोर बोल रही हूँ, मैं तब भी जो रीडिंग आती है एज इट इज डिलीवर करती हूँ। कुछ ऐसा मैसेज जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम सारे ही एनर्जेटिकली तो कनेक्टेड ही हैं, हम यूनिवर्स के ही कण हैं, तो आपस में हम सारे ही एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। तो मेरा जो मानना होता है वो यही होता है कि जो मैसेज लोगों को समझ में आ जाए, जो गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए है, मैं थॉट इंटेंशन वही रखती हूँ और जो भी आता है वो मैं डिलीवर कर देती हूँ। आपको भी पता है हम सभी ओकल साइंस में काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। तो ऑफ कोर्स मेरा तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो 100% बिलीफ सिस्टम है कि आप जो चीज़ भी कह रहे हैं, हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट ना करे, बट उसका कुछ पार्ट हमेशा हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। क्योंकि जब मैं खुद एक रीडर नहीं थी और मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी, तो मुझे लगता था ये कैसे पॉसिबल है कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो मेरी लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है। तो मेरा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वैसे ही। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो बहुत स्केप्टिकल होते हैं। तो मैं उनसे सबसे पहले, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो पहले ट्रस्ट तभी करता है जब उसको कुछ फ्री में मिलता है, या उसको कुछ चीज़ आप पास्ट की बता दो तो उसको ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे इनको कुछ आता है। तो नॉर्मली आई ट्राई कि उनको पहले मैं थोड़ा-सा पास्ट की एनर्जीज़ बता देती हूँ कि पास्ट में ये हुआ होगा, आपका नेचर ऐसा होगा, या भले वो सवाल कुछ भी कर रहे हो, मैं उनको प्रेज़ेंट सिनेरियो बता देती हूँ कि आपकी लाइफ़ में ये चल रहा है। क्योंकि फ्यूचर आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट करोगे तो उनको पता ही नहीं है ना, वो तो फिर वो अनसर्टेन चीज़ आप उनको बता रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज सीक्स। आज हमारे साथ हैं एक एम्पैथेटिक, वाइब्रेंट, इंटेलिजेंट टैरो कार्ड रीडर, साइकिक और बहुत सारी चीज़ें ये करती हैं, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी और भी बहुत चीज़ें हैं। तो आइए आज बात करते हैं श्वेता भटनागर जी से। हाय श्वेता, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? राज, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेरी वेल। तो श्वेता, आप टैरो कार्ड्स पढ़ती हैं और जी। आमतौर पे ज़्यादातर बहुत एज ग्रुप के लोगों से आप डील करती हैं। ज़्यादातर जो सवाल आप लोगों से बात करती होंगी उसमें रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, इन सब से रिलेटेड आपको सवाल उनसे सुनने पड़ते होंगे। अगर हम सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात करें तो, क्योंकि अभी हम एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स भी देख रहे हैं, तो बड़े स्टॉर्मी ट्रांजिट्स हैं, कुछ रिलेशनशिप नए बन रहे हैं, कुछ जगह नो कांटेक्ट हो रहा है। तो जी। आप
इस वक्त किस तरह के केसेस आपको आ रहे हैं, किस तरह आप उनसे डील करती हैं, क्या बात करती हैं, कुछ हमें इसके बारे में बताइए। Thanks for your question, Raj. First of all, I just want to thank you for giving me this wonderful opportunity कि जहाँ मैं अपने बातों को सामने रख पाऊंगी व्यूअर्स के सामने। जब भी मैं मोस्टली रीडिंग करती हूँ, वो रीडिंग्स मोस्टली लोगों की रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं। चाहे वो अभी का टाइम हो या आप नॉर्मल रीडिंग भी करो, तो टैरो कार्ड रीडिंग में मोस्टली रिलेशनशिप के इश्यूज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल आर कंसर्न अबाउट देयर फाइनेंसेस। अनफॉर्चुनेटली लोग अपने हेल्थ के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, ना उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। बट येस, मोस्टली आई थिंक पीपल हैव अ लॉट ऑफ emotional disbalance in today's era, and they always are in a dilemma of understanding other person's feelings. So yeah, that is a question which I feel is the most अच्छा, often asked. Yes. कि आप सबसे ज़्यादा ये सवाल आते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है या उसकी क्या फीलिंग्स हैं, ज़्यादातर सवाल इस पे होते हैं। जी, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द अच्छा, टाइम सामने एक्शंस अलग होते हैं लोगों के फीलिंग्स अलग होते हैं, और इनफैक्ट जो क्वेश्चन पूछने वाले क्लाइंट होते हैं, वो भी कई बार एक दूसरी पिक्चर फ्रेम कर रहे होते हैं, एक दूसरी पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आपको कार्ड्स के थ्रू बहुत सारा इंसाइट पता चलता है उस रिलेशनशिप के बारे में, ताकि आप उसको बेटर समझ पाएँ और गाइड कर पाएँ उनको। तो श्वेता, जैसे ये यंग होते हैं बच्चे 13-14 ईयर्स से लेके इवन 20 ईयर्स तक, ये लोग बहुत जल्दी आजकल इस तरह के इमोशनल रिलेशनशिप्स या फिर कनेक्शंस में चले जाते हैं। जब ये लोग आपसे पूछते हैं तो क्या आपको इमेच्योरिटी या डेस्परेशन या किसी तरह का अ, अ, परेशानी आपको दिखती है कि इनको कैसे मैं हैंडल करूं, इतनी कम उम्र में इनको ये कैसे समझाऊं जो काफी लोग एक बड़ी एज तक भी नहीं समझ पा रहे हैं रिलेशनशिप्स को, उनसे आप कैसे बात करते हो? एक्चुअली बिकॉज आई एम लाइक डीलिंग विद टू किड्स, तो मुझे पता है कि उनके थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं। तो जिस एज ग्रुप का क्लाइंट होता है, उसको मैं उसी तरीके से समझाती हूँ। येस, इट्स अ टास्क टू मेक देम अंडरस्टैंड, बिकॉज डेस्परेशन डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो 13 साल की एज में बोल रहे होते हैं कि मुझे इसी से शादी करनी है। और वो डेस्परेशन और ऑब्सेशन अलग ही लेवल का होता है उस टाइम पे। तो बट येस, आपको धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपका क्लाइंट समझ जाए कि यू you नो ये चीज़ उसके लिए लंबे वक़्त तक नहीं चलने वाली है, या फिर ये बचपना है बेसिकली। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है या 2 साल से कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट उनको वो ऑब्सेशन रह जाता है कि मुझे यही चाहिए, यही व्यक्ति वापस चाहिए अपनी लाइफ़ में। तो येस, बिकॉज़ आई हैव किड्स, एंड आप इतने सारे केसेस देख चुके होते हो, तो आपको अब पता होता है कि किस डिफरेंट केस में आपको उन्हें कैसे समझाना है। कई बच्चे एक बार में ही समझ जाते हैं, एंड कुछ बच्चों को टाइम लगता है ये बात समझने में। बट येस, इट्स ईज़ी टू हैंडल किड्स। आई थिंक एडल्ट्स को हैंडल करना ज़्यादा टफ है, क्योंकि वो बहुत रिजिड थॉट प्रोसेस से आते हैं कि नहीं, ये चाहिए तो यही चाहिए वैसा। आपको क्या लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या एज की मोहताज होती है, कि कोई 15 साल का बच्चा भी बहुत मैच्योर डिस्कशन आपसे कर लेता है और कोई 45 इयर्स का मेल भी बहुत इमेच्योरिटी से बात करता है? तो क्या आपको लगता है कभी ऐसा एज एक फैक्टर होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में? राज, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने जिस तरह के क्लाइंट्स को डील करा है, मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि 60-70 की एज में भी लोगों को प्यार हो रहा है। और आई हैव सीन कि इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पे भी नहीं होती है कई बार। तो आप उसको एज से कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बहुत मैच्योर इंसान है, लेकिन उसके अंदर इतना इमोशनल डिसबैलेंस है कि वो आज की डेट में भी चीज़ों को मैच्योरिटी हैंडल नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट मैंने देखा है, स्पेशली अगर आप 25 से लेके 40 की एज में देख रहे हैं रिलेशनशिप्स, तो वो रिलेशनशिप से सिर्फ भाग रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। जबकि वो वही टाइम होता है सेटलमेंट का, वही टाइम होता है कि जब आपको किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आ जाना चाहिए, या अगर आप उस कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बट मैंने स्पेशली मेल्स में ये चीज़ देखी है। आई एम सॉरी टू से, आई एम लिटिल बायस्ड टुवर्ड दैट। बट अगर मैं अपने केसेस देखूँ, तो मैंने देखा है मेल्स उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, या
आज की डेट में बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना चाहते वो। अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि टैरो में किसी तरह की लिमिटेशंस भी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो लोग जानना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें या तो आप नहीं बता सकते, या एज अ प्रोफेशन टैरो में वो चीज़ें बताना मना है? डेफ़िनिटली राज, अगर हम कोई भी साइंस देखें ओकल्ट साइंस में, तो इट्स नॉट अबाउट टैरोट, इट्स ऑलवेज़ लाइक बेसिकली अबाउट वैदिक ऑल्सो, या हम कोई भी इस तरह की चीज़ें देखें तो उसमें आपको मना ही होता है कि अगर हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इश्यू दिख रहा है तो आप उसको थोड़ा प्यार से समझा देते हो, रेमेडीज़ दे देते हो। सेम इज़ अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हो या आप देखते हो कि उनकी जान को किसी तरह की हानि है, you of course try to convey that to your client but in a very soft manner, ताकि वो प्रिकॉशन ले लें। तो आप उनको गाइड ज़रूर करोगे, लेकिन कभी भी डेथ प्रिडिक्शन, जेंडर प्रिडिक्शन, ये सब चीज़ें, लीगल एक्शंस जो होते हैं कि आपको लीगल में कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें आई थिंक उसके प्रोफेशनल जो आपको गाइडेंस लेनी है आप उन्हीं से लीजिए जो उसके लिए ट्रेन्ड हैं। उसके लिए आप ये यहाँ से प्रेडिक्शन ना लें। और हाँ, जो मना है वो डेफ़िनेटली यही है कि आपको कभी किसी की डेथ प्रेडिक्ट नहीं करनी है। आपको जेंडर प्रेडिक्ट नहीं करना है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। मुझे पता है कुछ पंडित और कुछ टैरो कार्ड रीडर ये भी प्रेडिक्ट करते हैं, बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, आई प्रेफर नॉट टू रीड सच थिंग्स। अच्छा। टैरो जैसे आपकी प्रेजेंट एनर्जीज को कैच करके और कुछ प्रिडिक्शंस देता है, आपको क्या लगता है कि कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि इवेंट्स बदलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी होते हैं, मन भी बदलता है, कभी कभी मून की कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं कि आप अलग तरह से सोचने लग जाते हैं उसी सिचुएशन के बारे में, कितनी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है, और आप क्या चीज को ध्यान में रख के प्रिडिक्शन करते हैं कि ये इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली अगर मैं आपको टैरो के बारे में बात करूं तो कहा जाता है कि टैरो कार्ड इज नॉट फॉर प्रिडिक्शन, इट इज जस्ट फॉर गाइडिंग। और हमारे कर्म प्रधान वैदिक भी होता है, कर्म प्रधान पूरी लाइफ होती है, एक्शन हमारे जो कर्म हम करते हैं बेसिकली। बट टैरो कार्ड की बात करूं तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो मेरी डिवाइन एनर्जीज ने जैसे मुझे गाइड किया है, मेरे प्रिडिक्शंस 95% सही रहते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट कंप्लीटली अबाउट द डिवाइन एनर्जीज, आप कितना कनेक्शन ऊपर वाले से बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कार्ड से आप 95% तक एक्यूरेट रीडिंग कर सकते हैं अगर आप ऊपर वाले से जुड़े हुए हो। सो यस, अच्छा। दैट्स माय बिलीफ। ओके। और ब्रेकअप्स और नो कांटेक्ट जो सिचुएशन होती है, जिसके आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील्स भी देखते हैं, ऐसी सिचुएशन से यंग लोग और जो एक मैच्योर लोग हैं वो कैसे डील करते हैं? क्या दोनों का तरीका सेम ही होता है? क्योंकि इमोशनल इमेच्योरिटी तो ज़रूरी नहीं है कि एज की मोहताज हो। तो आप कैसे गाइड करती हैं लोगों को? ओके, दैट्स रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है जितने भी मैंने प्यार में पड़े हुए लोगों को देखा है, एज में मुझे कोई फर्क नहीं लगा कि वो कैसा बिहेव करते हैं। मैंने देखा है नो कांटेक्ट में अगर 25 साल का क्लाइंट है आपका, या वो 40 साल का क्लाइंट है, इवन आजकल लोगों के उसके बाद भी रिलेशनशिप्स होते हैं, सबके ही होते हैं हम्म। बेसिकली। तो उस एज में भी जो डेस्परेशन होता है या नो कांटेक्ट में वो चाहते हैं कि सामने वाला उनको कांटेक्ट करे, वो सेम ही लेवल की फीलिंग होती है। बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ इनर चाइल्ड। सो व्हेन इट कम्स टू लव, कुछ लोगों को 40 साल में भी वही 18 साल वाला प्यार चाहिए होता है। तो इट्स ऑलवेज द सेम फीलिंग, और जब आपको दोबारा से वही वाली फीलिंग रिवाइव होती है तो सबका बिहेवियर जो होता है, चाहे वो 14 इयर्स का बच्चा हो या वो 40 इयर्स का इंसान हो, मेरे हिसाब से वो सेम होता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में पागल हो जाते हैं लोग।
हाँ, थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में बताइए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई मेरा 2 ढाई महीने से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट एक्चुअली उनको पता नहीं है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। और जी। कई जगह ऐसा होता है कि एक्चुअल में दोनों दे आर टेकिंग टाइम ऑफ अपने एक दूसरे से। तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें चांसेस रिकवरी के क्या है? कैसे पता चलता है टैरो से? टैरो में सबसे पहले जो मैं प्राइमरली देखती हूँ, सवाल कुछ भी हो, फीलिंग्स देखती हूँ मैं, पास्ट की एनर्जीज देखती हूँ कि पास्ट में उनका कनेक्शन कैसा रहा है। साथ में टैरो के साथ बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ समझना, क्योंकि कुछ लोग बहुत हाँ। ज़्यादा डिल्यूशनरी होते हैं, वो एक होप लेके चल रहे होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि स्पेल करवा दो, ये करवा दो, मुझे बस चाहिए तो यही चाहिए, वो कॉन्टैक्ट कर ले। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। आप उस चीज को अलग नहीं कर सकते टैरो कार्ड रीडिंग से। तो मैं दोनों का मिला जुला सोल्यूशन देती हूँ नॉर्मली। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि 2 साल से कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, या कुछ लोगों के ऐसे केसेस भी होते हैं कि दूसरा पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो चुका होता है, फिर भी वो होप लगा के बैठे हुए होते हैं कि वो वहां तोड़कर शादी यहाँ आ जाए, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर डेस्टिनी है तो वैसे भी आएंगे, बट आप इतना डेस्परेट मत हो, अभी आपको मूव ऑन करने की जरूरत है या एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सो मेजरली कार्ड्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं मुझे सिचुएशन को जानने में, क्योंकि लोग कई बार डिल्यूशनरी भी एक पैरेलल यूनिवर्स में अपनी कहानी बना के चल रहे होते हैं कि वो मुझे प्यार करता था, या उस नॉस्टैल्जिया में कि उसने ये हाँ। भी कहा था, उसने ये भी करा था, तो आई कैन फील वो मुझसे अभी भी इमोशनल बॉन्ड रखता है। तो कार्ड से एक्चुअली उसकी फीलिंग जो है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है, आपको आगे का प्रेडिक्शन भी पता चल जाता है, उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। श्वेता, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और सोलमेट्स की आपके लिए क्या डेफिनेशन है? और आपने इतने केसेस देखे हैं, कितने लोग आके आपको ये बोलते हैं कि ये जना मेरा सोलमेट है, आप बताओ? और कितने लोग ये कहते हैं कि मुझे पता है कि ये मेरा सोलमेट है, तो आप तो ये बताओ कि हम मिलेंगे कब? जी। इस तरह के बिहेवियर से आप डील कैसे करते हो, और परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज आज की डेट में, क्योंकि यूट्यूब और इंटरनेट और इतने सारे ऐप्स आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी के, लोग 50 रुपीज में जाके भी रीडिंग ले लेते हैं और 25 लोगों से सेम रीडिंग लेते हैं वो। तो आई थिंक उनके माइंड में एक पिक्चर ऑलरेडी बन जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे आके डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हैं, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, आप बताओ ये होगा कि नहीं। मैंने तो आई एम लाइक कि बताया किसने कि ट्विन फ्लेम है, बताया किसने कि सोलमेट है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले मैं ऑनेस्टली जो मेरा तरीका है डील करने का, वो ये है कि मैं सोलमेट, ट्विन फ्लेम और सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं जाती। मैं इस बेसिस पे जाती हूँ कि सामने वाला आज आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या वो आपके लिए कंसर्न है, क्या वो आपके खराब सिचुएशंस में आपके लिए खड़ा था, या वो आपके लिए अभी रिस्पेक्टफुल है। अगर वो टॉक्सिक है तो वो है, अगर वो ट्विन फ्लेम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सारी चीजों को अनदेखा करेंगे। सो दैट्स द वे आई बेसिकली गाइड माय पीपल। आई नेवर गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट भी था तो वो आपको ये टीच करने आया है कि ये चीज आपको नहीं बर्दाश्त करनी है, यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज आ जानी चाहिए। सो या आई डेफिनेटली एक्सप्लेन देम थिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो, कि ठीक है सोल कॉन्टैक्ट था तो ये भी तुम्हें सिखाने आया था, बट अभी लेट गो करो। सो या अकॉर्डिंग टू डिफरेंट केसेस एंड डिफरेंट सिचुएशन, यू हैव टू गाइड द क्लाइंट। आपके हिसाब से सोलमेट्स क्या होते हैं? वेल, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है पढ़ाई के हिसाब से या जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से, सोलमेट जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर में ढूंढें, आई मीन लव रिलेशनशिप में ढूंढें। मेरे लिए सोलमेट का कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक लाइफ टाइम में आपके मल्टीपल सोलमेट्स हो सकते हैं। वो आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, वो आपके डॉग में भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर्स, कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। और मुझे पता है नॉर्मली लोग सोलमेट का मतलब सिर्फ अपने एक लवर में ढूंढते हैं, बट मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं जो आपको लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे मिल सकते हैं, और वो आपको हमेशा अपलिफ्ट कराने आते हैं, वो आपकी लाइफ में आपको कुछ अच्छा सिखा कर जाते हैं। तो आई थिंक जैसे जैसे जिंदगी की जरूरतें होती हैं
तो ईश्वर हमारी लाइफ में सोलमेट भेजते हैं और ऑफ कोर्स वो हमारी लाइफ में एक बेटरमेंट के लिए ही आते हैं। एंजल, गाइडिंग एंजल्स और सोलमेट्स में अगर आपको फर्क करना हो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या कोई आपका गाइडिंग एंजल है, सिर्फ आपको गाइड करने, एक सिचुएशन से निकालने के लिए आए, और एक है आपका सोलमेट? कैसे आप पता करोगे कि इन दोनों में क्या फर्क है? बेसिकली मैं अभी तक उस चीज़ के लिए इक्विप्ड नहीं हूँ। मुझे तो लाइफ में जो अच्छा लगता है, जहाँ मेरा इंट्यूशन जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, मैं उसके हिसाब से ही चलती हूँ। एंड आप कह सकते हो कि ईश्वर की मेरे ऊपर हमेशा मेहर रही है कि आई हैव ऑलवेज गॉट फ्यू बट वेरी गुड पीपल अराउंड मी। अगर आप इस चीज़ की बात करें कि सोलमेट और एंजल गाइडेंस, तो आई थिंक वहाँ मैं डिफरेंशिएट इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मेरे लिए सोलमेट मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, और एंजल गाइडेंस जिसकी आप बात कर रहे हो वो मुझे मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हैं, जो मुझे उस टाइम के लिए उस छोटी सी प्रॉब्लम से या बड़ी प्रॉब्लम से आकर निकाल के ले जाते हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं, या तो एक स्ट्रेंजर के फॉर्म में आ जाएंगे, या आप किसी ऑफिस में कोई काम करने गए हो, आपको सडनली एक हेल्प मिल जाएगी। आप रोड पे खड़े हो, आपकी गाड़ी खराब है, कोई आपको आके सडनली हेल्प कर देगा। सो इट्स लाइक दैट। तो मैं इस चीज को इस तरह से लेती हूँ। अच्छा, क्या ये मानते हो कि लोगों की लाइफ में गाइडिंग एंजल्स होते हैं, और उन हर एक के साथ कोई ना कोई गाइड हमेशा, अगर हम फिजिकल फॉर्म में नहीं भी कहें, तो कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा होता है, या आपके पाथ डिसाइड कर रहा होता है कि आपको किस तरह प्रॉब्लम आएगी, तो आपको पहले से वार्न करेंगे। कुछ लोगों में जिनमें इंट्यूशन ज़्यादा होती है, वो लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा। बट जो लोग नहीं कनेक्ट कर पाते, उनको, क्या आपको किसी रीडिंग में ऐसे हुआ है कि किसी का गाइडिंग एंजल ही आपको बता रहा हो कि इस तक ये मैसेज पहुंचाना है, मतलब नॉट योर्स, बट आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि अरे कोई जना मुझे एक मैसेज आपको देने को कह रहा है? क्योंकि ऐसी चीज है ना, ऑस्ट्रेलिया में इसको कुछ साइकिक्स हैं जो आप ही के जो डिपार्टेड एंसेस्टर्स होते हैं, वही गाइडिंग एंजल्स बन जाते हैं, तो वो उनकी रीडिंग करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ही आपको बता रहे होते हैं कि अरे आप ये चीज गलत कर रहे हो, इसको ऐसे मत करो। तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? नहीं राष्ट्र, मेरा एक्सपीरियंस कभी भी ऐसा नहीं रहा। मेरी खुद की एक इन्वोकेशन की प्रेयर होती है, और मैं खुद कुछ डेटी से डायरेक्ट जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा जो पूरा बिलीफ सिस्टम है वो उनके ऊपर ही है। जब मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ तो मैं उन्हीं की हेल्प मांगती हूँ, और उन्हीं के थ्रू जो भी मुझे रिसीव होते हैं मैसेज, मैं समर्पण के साथ ही चलती हूँ कि आपको जो मेरे क्लाइंट को बुलवाना है, आपको बुलवाना है, आपको जो इनको गाइडेंस देनी है, आपको देना है। मुझे कुछ नहीं आता। मैं हमेशा बच्चा बन के ही बैठती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, आपको सही मैसेज देना है। एंड आई थिंक इन माई केस दैट हैज वर्कड, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मुझे बताते हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से भी वो रीडिंग लेके आते हैं, बट उनके लिए सही वो निकला जो मैंने उनको बताया। तो इट्स ऑल अबाउट द डिवाइन एनर्जी बेसिकली। वो आपका एक्सपीरियंस और आपका कुछ भी नहीं होता उसमें लेना देना। अच्छा, कोई ऐसा स्पेशल केस बताइए जो या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपको कभी हिप्नोथेरेपी की जरूरत पड़ी हो, या बाकी जितनी चीजें आपको आती हो, और कुछ एक इंटरेस्टिंग सा या तो लाइफ लेसन या कोई नई चीज निकल के आई हो, कुछ ऐसी चीज बताइए। देखिए, रीडिंग में तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि इंसान बोल कुछ रहा होता है, हो कुछ रहा होता है, और फ्यूचर कुछ और हो रहा होता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने आते हैं। जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, एक केस था कि मेरे पास एक क्लाइंट थे जयपुर के, वो बहुत बड़े बिल्डर थे, लाइक 200-300 करोड़ के प्रॉपर्टी उनकी कहीं फंसी हुई थी, जो बहुत टाइम से डिस्प्यूट में थी। तो उनका रीडिंग मैंने लिया। उन्होंने मुझसे आके प्रॉपर लड़ाई करी कि मैं तो इसको बहुत बड़े-बड़े वकील करके अभी खत्म करने वाला हूँ। लाइक ही गेव मी सम मंथ कि इस मंथ में मैं खत्म ही कर दूंगा ये। एंड ऑफ कोर्स ही वाज रूड टू मी, सो आई जस्ट टोल्ड हिम दैट सी इट्स नॉट द आंसर दैट इज कमिंग थ्रू मी। जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो ही चैलेंज्ड मी
ही वाज लाइक ऑफ कोर्स थोड़े अमीर थे, थोड़ा-सा गुरूर था, तो उन्होंने बोला मैं करके दिखाऊँगा आपको ये, नवंबर में निकाल के दिखाऊँगा आपको ये। और आई बिलीव इनका ये केस एंसेस्टर से चल रहा था, लाइक 2 पीढ़ियों से चलता आ रहा केस हाँ, था। रीडिंग में क्लियर आ रहा था कि यस ये भले 2 पीढ़ी से जा रहा है, लेकिन ये इस टाइम खत्म कर लेंगे ये, बट मैंने उनको एक टाइम दिया कि फरवरी के एंड तक होगा ये। और ही वाज एडमेंट कि नहीं, मेरे तो वकील ने भी कहा है नवंबर में होने वाला है, एंड आई विल बी गिविंग देम लैक्स ऑफ रुपीज, और मैं करके रहूंगा। मैंने कहा ठीक है आप करिए, मेरी जो रीडिंग आ रही है मैंने दे दिया, मैं उसको डिबेट नहीं करूंगी कि आप जो बोल रहे हो मैं आपको वही चीज दोबारा से बोलूं। एंड उन्होंने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम भी लिए कि उन्होंने भी ये बताया, आपने कैसे अलग बता दिया। मैंने कहा ओके, मुझे जो आ रहा है मैं वो आपको बता सकती हूँ। एंड लेटर ऑन ही रिटर्न बैक, आई रिमेम्बर ऑन 1st of I think January. No, it was not 1st of January, it was March 1st last year. एंड मैंने उनको फेब का लास्ट का शायद टाइम दिया था, और उन्होंने मुझे यही बताया कि मैम ये 24th को खत्म हुआ मेरा केस, तो आपने कहा था फेब एंड में होगा। तो ही वॉज लाइक अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। तो ये मेरे लिए एक मेरेकल ही था, क्योंकि ऑफ कोर्स अपनी उम्र के हिसाब से आप कई बार अपने आप को जज करते हो कि अरे नामी गिरामी लोगों ने बता दिया है, तो आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो। तो ये केस मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था कि आपको अपने इंट्यूशन और अपने भगवान पे भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके एज और आपके एक्सपीरियंस से वो नहीं मैटर करता कि आप क्या गाइड कर रहे हो। सो आई थिंक इन दैट केस मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, नॉट बिकॉज हुँ। आई कुड बेसिकली वाज एबल टू प्रूव माई सेल्फ, बट मेरा बिलीफ सिस्टम उस चीज से बहुत स्ट्रांग हुआ। तो ये एक बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा। अब एक ये बात बताइए कि जैसे हम एक जनरल रीडिंग्स करते हैं टैरो में, और ये बहुत आजकल कॉमन हो रहा है कि आप मास रीडिंग्स कर रहे हैं कि जो भी इस रील को देख रहा है ये रीडिंग उसके लिए है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप समझाइए। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जनरल रीडिंग करते हैं तो आप डिवाइन से ही मांगते हैं कि जितने लोगों तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो किसी तरीके से उनको हेल्प करें। ट्रूली स्पीकिंग मेरा जो तरीका है, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे वर्क करती हूँ, मैं कभी भी कोई प्लान स्क्रिप्ट नहीं रखती हूँ। जैसे मैं अभी एक्सटेम्पोर बोल रही हूँ, मैं तब भी जो रीडिंग आती है एज इट इज डिलीवर करती हूँ। तो नॉर्मली मेरा जो तरीका है एक जनरल रीडिंग देने का, वो यही होता है कि कुछ ऐसा मैसेज जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम सारे ही एनर्जेटिकली तो कनेक्टेड ही हैं, हम यूनिवर्स के ही कण हैं, तो आपस में हम सारे ही एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। तो मेरा जो मानना होता है वो यही होता है कि जो मैसेज लोगों को समझ में आ जाए, जो गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए है, मैं थॉट इंटेंशन वही रखती हूँ, और जो भी आता है वो मैं डिलीवर कर देती हूँ। उसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रखा अपने दिमाग में। ये जैसे जितने लोगों तक रील जा रही है उसमें से कितने लोग रिलेट कर पाते हैं? मतलब आपका बिलीफ सिस्टम क्या है इसमें कि मैं ये बना रही हूँ तो ये जाएगा उसी के पास, बिकॉज मेरा वहां से डिवाइन से मैसेज आया तो ये पहुंचेगा उन्हीं के पास। तो आपका कितना कॉन्फिडेंस वो होता है कि हाँ ये मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएगा जहां तक पहुंचना है? देखिए, आपको भी पता है हम सभी ओकल साइंस में काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। तो ऑफ कोर्स मेरा तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो 100% बिलीफ सिस्टम है, कि आप जो चीज भी कह रहे हैं, हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट ना करे, बट उसका कुछ पार्ट हमेशा हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। क्योंकि जब मैं खुद एक रीडर नहीं थी और मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी, तो मुझे लगता था ये कैसे पॉसिबल है कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो मेरी लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है। तो मेरा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वैसा ही जैसा था। तो श्वेता, हम्म, एक सेकंड आपको मैं रोक रहा हूँ। जी। इसमें एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज का कितना रोल होता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वही चीज आप तक पहुंचेगी? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप बताओ। आई थिंक इसका बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हम इनफैक्ट उन्हीं लोगों से ही मिलते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी में होते हैं। इवन जब हम किसी कपल में देखते हैं कि वो दोनों आपस में साथ क्यों नहीं आ पा रहे, तब भी हम यही बात समझाते हैं कि वो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे है, तुम या तो उससे बहुत लोअर वाइब्रेशन में हो या बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में हो, इसलिए तुम दोनों का मेल अभी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे, अगर इन बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जैसे फीमेल्स प्रेग्नेंट होते हैं, तो आपको सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ आस-पास दिखेंगी। आप नोटिस करने लगोगे। जब आप छोटे बच्चे को देखते हो, जब आपका छोटा बच्चा होता है, तो आपको सारे उसी एज के दिखते हैं बच्चे। तो समवेयर आप उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को मिलने लगते हो, या आप देखोगे कि अगर आप परेशान हो, तो आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करोगे और वो आपको बताएँगे कि सिमिलर स्टोरी है उनकी लाइफ की भी। तो मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आप उसी तरह के लोगों से सराउंड हो जाते हो उस वक़्त, जिस वाइब्रेशन पे आप बैठे हुए हो। अगर आपके पास कोई जना बहुत स्केप्टिकल होके आता है कि देखें ये टैरो कार्ड काम कैसे करता है, तो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो किस माइंडसेट के साथ आए, क्या आपसे और टैरो से एक्सपेक्ट करे, और किस तरह के प्रिडिक्शंस या कोई मिराकल वो एक्सपेक्ट ना करे? तो अगर आप उसे कुछ बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो बहुत स्केप्टिकल होते हैं। तो मैं उनसे सबसे पहले, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो पहले ट्रस्ट तभी करता है जब उसको कुछ फ्री में मिलता है, या उसको कुछ चीज़ आप पास्ट की बता दो तो उसको ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे इनको कुछ आता है। तो नॉर्मली आई ट्राई कि उनको पहले मैं थोड़ा-सा पास्ट की एनर्जीज़ बता देती हूँ, कि पास्ट में ये हुआ होगा, आपका नेचर ऐसा होगा, या भले वो सवाल कुछ भी कर रहे हो, मैं उनको प्रेज़ेंट सिनेरियो बता देती हूँ कि आपकी लाइफ़ में ये चल रहा है। क्योंकि फ्यूचर आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट करोगे, तो उनको पता ही नहीं है ना, वो तो फिर वो अनसर्टेन चीज़ आप उनको बता रहे हो। तो अगर आप उनको पहले पास्ट का और प्रेज़ेंट का एनर्जी बता दो, तो उनका ट्रस्ट बिल्ट अप हो जाता है। और कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, वो बताते हैं कि फर्स्ट टाइम रीडिंग ले रहा हूँ, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आई थिंक मैं भी उसी जगह से ऑपरेट करती हूँ। जब मैं शायद कॉलेज लाइफ में थी, मैं भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। तो मैं आई थिंक उसी चीज़ से रिलेट करके पर्सनली उनको समझाती हूँ कि ओके, मैं भी ऐसी थी, बट ऐसे-ऐसे सिचुएशंस में मैंने रीडिंग्स ली। और जब जब तक आप बेसिकली बिलीफ सिस्टम तभी बनता है जब उनको भी आपकी कही हुई बातें सही लगेंगी या उनकी लाइफ में वो ट्रू हो जाएँगी। तो ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है हमें। बेसिकली आपके रीडिंग सही होने चाहिए, आपको जो आ रहा है आप बता दो, बाकी ऑफ कोर्स अगर उनका सब कुछ वैसा ही होगा तो उनका बिलीफ सिस्टम अपने आप बन जाता है उस चीज़ पे। आपकी थोड़ी-सी जर्नी के बारे में बताइए। आप कह रहे हो कॉलेज के टाइम पे मैं तो मानती ही नहीं थी इन चीज़ों को। ऐसा क्या इवेंट्स हुए कि सडनली आप इस प्रोफ़ेशन में ही आ गए? रादर देन मतलब मानना तो बहुत अपने आप में एक चेंज होता है। आपने तो उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले लिया, तो क्या आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ? थोड़ा उसके बारे में बताइए। आई थिंक मेरे लिए जर्नी बहुत ही मिराकुलस और थोड़ी-सी मूवी टाइप्स रही है। क्योंकि येस, आई वाज़ कंप्लीटली बबली चर्पिंग गर्ल, जिसको आप शांति से बैठा के आप आई एम बेसिकली अ वेरी टॉकेटिव पर्सन रेदर देन अ गुड लिसनर, जो मैं बन चुकी हूँ। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि आई थिंक चाइल्डहुड से ही आई हैव दैट एनर्जी ऑफ व्हाटएवर आई यूज्ड टू से वो सच होता था। और ऑफ कोर्स अवेयरनेस नहीं थी बस। फिर दूसरी चीज़ें होती थी कि जब भी मेरे घर में किसी की डेथ होने वाली होती थी, 1 दिन पहले मुझे हमेशा पता चल जाता था कि यहाँ ओह! पे दैट पर्सन इज़ अबाउट टू लीव। तो बल्कि मेरे घर वाले मेरा मज़ाक भी उड़ाते थे ना कि हम जब जाने वाले हो ना, पहले से बता देना, जिस दिन हम तुम्हें सपने में आ जाएँ। तो इट वाज़ लाइक अ ओह! जोक, एंड इवन व्हेन आई यूज्ड टू से समथिंग वो सच होता था। तो माय सिस्टर्स वर लाइक स्कैर्ड ऑफ मी। जो हम बचपन में खेलते हैं ना, डरा देते हैं कि तुम फेल हो जाओगी, जाओ। तो लड़ाई झगड़े में भी दे यूज्ड हाँ। टू बेसिकली मेक श्योर कि आई यूज्ड टू से गुड अबाउट देम। तो उस टाइम ऑफ कोर्स इंट्यूशन और आपकी कही हुई बातें कितनी सच होती हैं उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई बेसिकली अपने आप को समझने की कोरोना के टाइम। क्योंकि मेरे अंदर हेल्प करने का जज्बा हमेशा था, तो मैं एनजीओज में काम करती थी, या छोटे मोटे चीज़ों में किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर दिया, किसी को ऑपरेशन करा दिया, वो चीज़ें मैं करती थी। बट बिगर पिक्चर में मेरा मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली था कि मैं बहुत लोगों को मदद दे पाऊँ। ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। कैसे, कहाँ और रिसोर्सेज क्या बनेंगे वो मुझे नहीं पता था। लकीली जब कोरोना स्टार्ट हुआ, हम सब घर में बैठे हुए थे, तो मैंने प्राणिक हीलिंग का कोर्स स्टार्ट किया, जो कि मैंने सच बताऊँ तो बिल्कुल आधे मन से स्टार्ट किया था।
बट द मोमेंट मैं उसमें एंटर हुई, मुझे एक सडन शिफ्ट लगा अपने अंदर, और मेरी हीलिंग्स जब लोगों को ठीक करने लगी, वो अलग ही लेवल पे मुझे खुशी देने लगा। एंड आई थिंक इम्पैक्ट में हमेशा से थी, उसको एक्नॉलेज करना मुझे उस टाइम से आना स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट स्टेप एंटरिंग इनटू द ओकल्ट साइंस। फिर प्राणिक हीलिंग के बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मैंने 2 साल लगातार सिर्फ प्राणिक हीलिंग की। उसके बाद से मैंने टैरो कार्ड सीखा, हिप्नोथेरेपी सीखी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, और यस, फिर धीरे-धीरे एज़ यू नो इस लाइन में आप जब घुस जाते हो तो समुंदर है। अभी भी आई एम जस्ट लर्निंग, तो या दैट्स द वे आई एक्चुअली गेट इनटू दिस लाइन। वंडरफुल। अगर कोई जना इस प्रोफेशन में आना चाहता है या बहुत बेसिक लेवल पे है और अभी सिर्फ सीख रहा है, उसको आप क्या बोलना चाहोगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और लाइफ कैसे चेंज हो जाती है जब आप एक हीलर, एक एम्पैथ बनते हो? तो कैसे लाइफ बदलेगी और किन चीज़ों का ध्यान उनको रखना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माय थॉट प्रोसेस, मुझे ऐसा लगता है ये लाइन में आप खुद नहीं चूज करते हो, ये लाइन आपको चूज करती है। और अगर किसी को भी इस लाइन में आना है, पहली बात तो समर्पण की भावना से आए, ना कि मॉनेटरी गेन की वजह से आए। अगर आप पैसा कमाने आओगे तो कभी भी नहीं आएगा, और अगर आप हेल्प करने के थॉट प्रोसेस से आओगे कि आपको बहुत लोगों की हेल्प करनी है, तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। प्रिकॉशन के तौर पर अगर मैं कहूँ, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम इतने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी से इंटरैक्ट करते हैं, कई बार आप उनके भी पैटर्न्स, उनके ब्लॉकेजेस और उनकी एंजाइटी, उनकी खराब एनर्जी, इनफैक्ट कुछ केसेस में लोगों के ऊपर साइकिक अटैक्स और डेविल एनर्जीज भी होती हैं, वो भी आप ले लेते हो। तो जो बहुत ही आई नो साउंड करता है कि थोड़ा डरावना हो सकता है, बट सिर्फ आपको वहाँ पे अपनी एनर्जीज को गार्ड करके रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये एक चैलेंजिंग चीज हो जाती है जब आप इस लाइन में डील कर रहे हैं तो। अच्छा श्वेता, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताइए कि आपने जितने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए उसमें क्या कोई लाइफ लेसन्स होते हैं जिस जने के लिए हम ये करते हैं? इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? और आपने अगर कोई एक ऐसा स्पेशल केस कोई हील किया हो जो आप शेयर करना चाहें? ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है बेसिकली डेफिनेटली आप जब अपने पास्ट में जाते हो, इसमें भी मैं मानती हूँ कि यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि यूनिवर्स आपको कौन सा पार्ट दिखाना चाहता है, कौन से पार्ट पे टाइम आ गया है आपका हील होने का। देयर आर मेनी पीपल जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन 2-2 साल तक वेट करते हैं, बट उनका हो नहीं पाता क्योंकि वो टाइम नहीं होता उनके हीलिंग का। इट डेफिनेटली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर पैटर्न। आई वोंट से कि आपकी लाइफ में पास्ट आप चेंज कर सकते हो, बट जब आप वहाँ पे हीलिंग करवा के आते हो, सपोज किसी के रिलेशनशिप में इशू है, या आज आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप्स खराब हैं, वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, तो जब आप वहाँ पे फॉरगिवनेस करके आते हो, वहाँ पे काफ़ी प्रोसेस हैं, काफ़ी थेरेपीज हैं, उसके थ्रू आप पूरा क्लेंजिंग करके आते हो अपने पास्ट कर्मा का, और फिर आप जब दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हो पास्ट लाइफ के बाद, तो आप देखोगे कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। एक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी आता है सिचुएशन का, और समझ भी आती है कि आज हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो अपने आप ही लोगों की लाइफ सुधरने लगती है। और डेफिनेटली जो हम फॉरगिवनेस कराते हैं, या जो हम डिवाइन एनर्जी से पूरा क्लेंजिंग कराते हैं, तो काफ़ी चीज़ें व्यक्ति के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो श्वेता, ऐसे लोग जो कि कॉर्पोरेट लाइफ और एक बहुत मंडेन लाइफ जीते हैं, जो अपनी ईएमआईज डेट्स पे करते हैं, उन लोगों को अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, कुछ रिलेशनशिप्स में इशू हो, करियर, बॉस, एनर्जीज, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो और वो इस तरफ आने की सिर्फ सोच रहे हो और मन नहीं बना पा रहे हो, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे या क्या बोलना चाहोगे ताकि वो इस तरफ आकर अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करें? मेरे हिसाब से आई थिंक जिस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, आप कैसे जान सकते हैं कि उसके अंदर
क्या-क्या राज़ छुपे हैं, क्योंकि मेरी लाइफ़ का जो बेसिकली खुद का एक्सपीरियंस था वो भी यही था कि जब तक मैं इस लाइन में नहीं आई, तब तक मुझे कोई भी आइडिया था ही नहीं कि कितनी सारी चीज़ें हैं आपको जानने के लिए, और ये आपकी लाइफ़ को बहुत ही अलग लेवल पे बेटर करता है। आपको लाइफ़ के बारे में समझ देता है, आप सेम सिचुएशन में बेटर डील कर पाते हो। क्योंकि मैंने देखा है लोग बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं, बट आप जब स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती। आप कोई भी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हो, और जब आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हो ना और सरेंडरिंग सिचुएशन में आ जाते हो, तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप कैसे बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर मैं किसी को गाइडेंस नहीं दूँगी, मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखें, तो आप उसके बाद कोई यू टर्न मारेंगे ही नहीं। वो आपका एक्सपीरियंस ही आपको अपने आप यहाँ ठहरने के लिए अट्रैक्ट करेगा। वंडरफुल। तो ऑन दैट नोट श्वेता, सीकिंग राज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इंसाइट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थे, और मुझे लगता है कि जो भी लोग इसको एज अ प्रोफेशन भी देखने की कोशिश कर रहे हैं या गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए ये डिस्कशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। Thank you, Raj, for having me here. It was a lovely experience to be with you and the viewers. Thank you so much, Shweta. Thank Thank you very you. much. Namaskar.